के सिपाही और हमारे समाज को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हमारे ब्लॉक बोरंज के प्रधान श्री राजेश धीमान जी, महासचिव राजेंद्र जी, हमारे कोषाध्यक्ष भाई शशि जी और हमारे प्रेस सचिव भाई अभिषेक ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आप सबके माध्यम से विभाग और सरकार के साथ जो हमारा एक मुद्दा चला हुआ है, अलग निदेशालय की जो हमारी मांग है, उसके बारे में यहाँ पर विचार रखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो हमारे 2 निदेशालय हुआ करते थे, उन्हें मर्ज करके एक शिक्षा निदेशालय बना दिया गया, जिसमें हमारा जो प्राथमिक शिक्षा का ढांचा था उसे हायर के साथ मर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हम गौर से इन प्रयासों को देखते हैं तो हमें ये लग रहा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से हमारे प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक विंग को समाप्त करने का प्रयास है। सर, लगभग 40-45 साल से ये 2 निदेशालयों का ढांचा चला हुआ था और बहुत बढ़िया तरीके से सारे काम हो रहे थे, लेकिन फिर इसे एक करने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम उनसे बात करते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, तो हमें यह जवाब दिया जाता है कि 2 जो निदेशालय थे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसे मर्ज करके एक किया जा रहा है। अब ये तो समझ से बाहर है कि जब 2 विभाग काम कर रहे थे, जब कोई काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, तो एक विभाग जो है वो कैसे उस काम को प्रॉपरली कर पाएगा। यहां तो हम देखते हैं कि जब कोई बड़ी संस्था होती है और उसे अगर स्ट्रेंथन किया जाना हो, उसे अच्छा परिपक्व करना हो, तो उसके छोटे हिस्से भर दिए जाते हैं, छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि काम सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चल सके। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। सर, कुछ समय पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। हमारे प्राइमरी विंग में बहुत सी वैकेंसीज चली हुई थी। वैकेंसीज का ये हाल था, हमारे इतने स्कूल सिंगल टीचर हो चुके थे कि हमारे टीचरों को छुट्टी लेना भी मुश्किल हो गया था। उस समय हमने मांग उठाई कि जल्दी से जल्दी इन पोस्टों को भरा जाए ताकि शिक्षा भी सुचारू रूप से चल सके और बाकी के काम भी। तो उस समय विभाग एक प्रपोजल लेकर आ गया क्लस्टर की, कि क्लस्टर सिस्टम लागू किया जाए। उसमें क्या था कि जो अपर प्राइमरी के टीचर थे वो भी आकर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाएं ताकि ये गतिरोध ना बन पाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि एक अपर प्राइमरी का टीचर जब प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आएगा, उसके पास समय, पहली बात तो उनके पास भी अपने पास टीचर पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जब वो आएगा भी तो उसके पास आधे 30 या 35 मिनट का समय होता है। जबकि हमारे प्राइमरी विंग में अगर कोई भी एक टॉपिक किसी क्लास को पढ़ाना हो तो 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी सूझबूझ भरा निर्णय था। उसके पश्चात सर, बात करता हूं हमारे बच्चों के स्पोर्ट्स की। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे हमारे मन में ये आया कि ये जो हमारे ढांचे को खत्म करने का एक षड्यंत्र सा चल रहा है। स्पोर्ट्स, हमारे बच्चे जो थे प्राइमरी के बच्चे, वो ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक के खेलों में भाग लेते थे, टूर्नामेंट्स होते थे और बहुत बढ़िया बच्चे तैयार होते थे हमारे पास। अब पिछले साल वो टूर्नामेंट्स को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया। हमारे टूर्नामेंट्स लास्ट में जब हमने विरोध किया तो एकमात्र ब्लॉक लेवल का टूर्नामेंट, वो भी 1-2 गेम में वो बता दी गई कि इन गेमों को करवाओ और खत्म। अब मुझे ये समझ नहीं आता सर, जब बात की गई तो जो हमारे अधिकारी हैं, शिक्षा के उच्च अधिकारी हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन, वो कहते हैं कि अगर इन प्राइमरी के बच्चों को खिला के करना क्या है, क्या ये कोई ओलंपिक मेडल लेकर आने वाले हैं? अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ये समझ क्यों नहीं है। वो इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं जहां पर इतने सारे लोग मेडल लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वो छोटा सा बच्चा भी एडमिशन भी नहीं होती, वहीं से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तब जाकर वो ओलंपिक से मेडल लेकर आते हैं। कितने मेडल लेकर आते हैं? छोटे छोटे। हमारी इतनी बड़ी कंट्री है लेकिन कितने थोड़े से मेडल आ रहे हैं।
अगर हम यहाँ पर उनको बचपन में ही उनको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, यहीं पर उनकी स्पोर्ट्स की रुचि खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं समझ आता था फिर किस एज में उनको स्टार्ट करना है ताकि वो मेडल लेकर आए। तो इस निर्णय से भी हमें ये लग रहा है कि धीरे धीरे जो है वो हमारे प्राइमरी विंग को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। अब फिर उन्होंने एक निदेशालय कर दिया और उसमें भी जो बात निकल कर आई कि एक प्रिंसिपल के अधीन सारा स्ट्रक्चर रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, एक जेबीटी टीचर 25-26 साल की नौकरी करने के पश्चात एक एचटी की पोस्ट पे प्रमोट होता है और वहां भी उसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है अभी तक। उसके बाद वो 2-3 साल के बाद सीएसटी के लिए प्रमोट होता है, उसके बाद वो बीओ प्रमोट होता है। यहाँ पर हमारी प्रमोशंस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो ये सारी शक्तियां भी एक प्रिंसिपल दे देंगे तो हमारा तो सारा ढांचा ही खत्म हो जाएगा। तो क्या हमारा बीओ सीएसटी जो है वो क्या एकमात्र कठपुतली बनकर रहेंगे? तो हमारा इस बारे में सख्त विरोध है कि हम किसी भी तरह से ये मंजूर नहीं करेंगे कि हमारी बीओज की जो वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां हैं वो समाप्त हों, हमारे सीएसटी की जो इंस्पेक्शन शक्तियां हैं वो समाप्त हों। तो ये सारी बातें जो है हमारे जो आजकल धरना भी हमारा उधर शिमला में आपको पता ही है कि चला हुआ है, क्रमिक अनशन वहां पर हमारा जारी है। सर, इन सब बातों को लेकर हमारी समय समय पर वार्ता हुई है। जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है उनके साथ भी बात हुई है और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके साथ भी बात हुई है। और हमने हर बार जो है अपनी जो है उनके सामने जो है प्रपोजल्स रखी हैं कि इस तरह से करना चाहिए। और हमने उनसे कहा था कि आपके पास जो भी प्रपोजल है, जो भी आपके पास ड्राफ्ट है कि आप क्या करने जा रहे हैं किस तरह से, वो हमें बताइए ताकि हम अपनी वैल्यूएबल सजेशन आपको दे सकें जो कि आपके भी और हमारे भी काम आ सकती हैं। लेकिन आज तक किसी तरह की कोई ड्राफ्टिंग को हमें नहीं बताया गया कि वो क्या करने जा रहे हैं। जब इस तरह का सारे ये बातें हुई और हमारे अध्यापकों में निराशा फैलती जा रही थी, कोई नहीं सुन रहा था, तो उसके पश्चात जो था उस धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया जो कि 26 अप्रैल को शिमला के चौड़ा मैदान में हुआ। और उस दिन हजारों शिक्षक जो थे हमारे वो चौड़ा मैदान शिमला में पहुंचे और वहां पर बहुत ही बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया ताकि सरकार तक, विभाग तक हमारी बात पहुंच सके। लेकिन जैसे ही धरना समाप्त होते होते अभी हम डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दे ही रहे थे कि उतने में हमारे 4 साथियों के सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हो चुके थे। अब देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोकतंत्र की बहुत वैल्यू रहती है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? डिक्टेटरशिप की भी हद होती है। अभी धरना समाप्त हो रहा था और 4 लोगों के सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए। नेक्स्ट डे पता लगता है कि 800-900 लोगों के ऊपर एफआईआर लॉस। किस बात की एफआईआर? कि यातायात अवरोध कर दिया। कोई यातायात कहीं अवरुद्ध नहीं हुआ, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाई। हालांकि जब हमारा धरना प्रदर्शन वहां हो रहा था तो उप मुख्यमंत्री जी वहां से क्रॉस हुए, किसी तरह की बाधा नहीं थी, बिल्कुल आराम से उनकी गाड़ियां क्रॉस हुई, दुनिया भर की गाड़ियां वहां रही, आराम से गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तानाशाही मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यही नहीं रखे, उसके पश्चात जो था पूरे प्रदेश से 12 जिलों से जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी थी उनकी ट्रांसफर के लिए प्रपोजल मंगवा ली गई कि इन सबको ट्रांसफर किया जाए। तो ये तानाशाही रवैया नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, यहां पर तो वार्तालाप से ही समाधान होगा। कहीं भी कोई भी समस्या है तो वार्तालाप नहीं हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता यहां किसी समस्या का कोई समाधान हो सकता है। सर, इसके बाद मैं आपके बात करूंगा कि बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगी? अगर ये बात करते हैं कि एक ढांचा बना देंगे उससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी? नहीं आएगी। सिंगल टीचर है, कहीं पर 2 टीचर हैं, कभी नहीं आ सकती है। आप अध्यापक दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन आएगी। आप स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, हम आपका साथ देते हैं, ठीक है मर्ज कीजिए, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में मान लो 5 स्कूल हैं, हम उनको दे रहे हैं प्रपोजल कि 5 स्कूल है, आप 4 को बंद कर दो, 1 को सर्वाइव करो, लेकिन उस एक स्कूल में 5 अध्यापक दो और उनकी लायबिलिटी फिक्स करो। कैसे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी? लेकिन आप 4 स्कूल भी बंद करेंगे, किसी एक को सर्वाइव करेंगे, वहां भी 2 टीचर रखेंगे और फिर आप बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन की, तो ये कभी भी नहीं आ, बातों से तो कभी नहीं आ सकती है। और जिस तरह की प्रपोजलें चल रही हैं इनसे तो नहीं आएगी। सर, अभी हाल ही में इंग्लिश मीडियम की बात की कि सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लागू किया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। इंग्लिश मीडियम लागू होना चाहिए, लेकिन लागू करने का तरीका क्या हुआ? अभी
जो बुक्स हमारे स्कूलों में आई, तो बिना किसी की जानकारी के वो सारी बुक्स जो है इंग्लिश मीडियम की भेज दी गई। सर एक स्कूल में क्या सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले होते हैं? क्या हम उनके ऊपर इंग्लिश मीडियम थोप सकते हैं? अगर मेरा स्कूल है तो मैं अपने स्कूल में कभी नहीं थोप सकता हूं। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सकता है तो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो हिंदी मीडियम में पढ़ेगा। तो ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है, ये तो उस आदमी की लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जिसने कि सारी की सारी बुक्स जो है वो वहां पर इंग्लिश मीडियम की भेज दी। कितना खर्चा वो बर्बाद कर दिया गया, कितना धन बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। टोटली कुल मिलाकर जो है हमारे बींग को कैसे समाप्त करना है उस तरफ को ध्यान दिया जा रहा है। सर प्री प्राइमरी की क्लासेस हमारे पास चल रही हैं, काफी समय से चल रही हैं। जब स्कूल मर्जिंग की बात आ रही थी तभी हम कह रहे थे कि कुछ स्कूलों में एनरोलमेंट कम है, लेकिन हमारी जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं वहां पर एनरोलमेंट हमारे पास बढ़ के आ रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं। तो उस एनरोलमेंट को भी हमारे बच्चों के एनरोलमेंट के साथ जोड़ा जाए ताकि हमें भी उसका फायदा मिले और आगे के लिए संख्या बढ़े। लेकिन वहां पर भी नहीं जोड़ा जा रहा है। जब वो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमारे पास एमडीएम खा रहे हैं, तो उनको हमारी एनरोलमेंट में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? जब सेक्रेटरी एजुकेशन जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं जोड़ा जाएगा। मैंने कहा हम उनको पढ़ा रहे हैं, हमने कहा तो उन्हें मत पढ़ाओ। मैंने कहा हम उन लोगों को खाना खिला रहे हैं तो उन्हें मत खिलाओ। तो ये मतलब ये कोई समझ से बाहर का रवैया है कि वो क्या सोच कर चले हुए हैं और मतलब एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। सर ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की जा रही है। अब ऑनलाइन अटेंडेंस देखो, हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं ना तो वहां किसी तरह का कोई कंप्यूटर का संसाधन है, ना कोई सिम प्रोवाइड की गई है, ना कोई किसी डाटा प्रोवाइड किया गया है, लेकिन फिर बात की जाती है कि ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे होगी। और ये टीचर्स की समझ नहीं आ रहा है कि टीचर्स के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए कि आप उसको शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। आप एक तरफ बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लाने की बात कर रहे हैं, रजिस्टर पे अटेंडेंस, ऊपर से ऑनलाइन अटेंडेंस। तो और थोपा ये जा रहा है कि आप अपने मोबाइल से अपनी सिम को, हम क्यों यूज करें अपनी सिम? सर आज के जो कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो हमारी अगर हम अपनी सिम यूज उसमें अपना नंबर यूज कर रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट उसकी जिम्मेवारी लेगी कि अगर हमारा कोई नुकसान होता तो वो भरपाई करेंगे? अभी देख रहे हैं आप, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो वहां पर किया गया, कहा गया कि साइबर अटैक हो रहा है, तो आपने जो है सोच समझ कर यूज करना है डाटा को। तो ऐसे में कई तरह के नुकसान जो है हमारे उसको हो सकते हैं। तो हमने उनसे कहा है कि जल्द से जल्द हमें जो है ये सभी सिम डाटा और संसाधन जो है सारे उपलब्ध करवा जाए। उसके बाद जो है हम ऑनलाइन के ऊपर भी लगा देंगे। आप 10 जगह 20 जगह बोलो, आपको जब विश्वास ही नहीं है, जितनी जगह बोलो उतनी जगह अटेंडेंस लगवा लो। तो ये सारी चीजें हैं सर। तो इन चीजों को लेकर हमारा विरोध चला हुआ है। शिमला में धरना प्रदर्शन लगातार आज 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन से हमारा कर्मी अनशन चला हुआ है। अगर अब भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है, डायलॉग के लिए नहीं बुलाया जाता है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक विशाल धरना और किया जाएगा और उसमें हमारे सभी 20,000 25,000 के करीब जो है वो सभी शिक्षक जो है वो वहां शिमला पहुंचेंगे और एक और धरना दिया जाएगा। उसके पश्चात भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो अमान अनशन जो है वो हमारा वो भी चल पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो विभाग की और सरकार की रहेगी। कितने दिनों के बाद होगा ये? सर बहुत जल्दी, अभी 1-2 दिन में हमारी मीटिंग होने जा रही है। उसमें हम डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह से हमने आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो हमारी तो यही मांग रहेगी कि जल्दी से जल्दी वार्ता के लिए बुलाया जाए और इन समस्याओं को समाधान। हमारी कोई बड़ी मांगे भी नहीं है इसमें सर। हम बड़ा सिंपल चाहते हैं कि हमारी बीओ की प्रशासनिक वित्तीय शक्ति खत्म ना हो, सीएच और एसटी जो है, सीएसटी और एसटी जो है उनकी प्रमोशन चैनल्स खत्म ना हो, और इसके साथ हमारे बच्चों के स्पोर्ट्स हैं वो लगातार चलते रहने चाहिए। उनके ऊपर भी कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए कुछ भी।